अस्सलाम वालेकुम। तो कौन के अंदर स्ट्रक्चरल डाटा एंटर करने के बाद फिर फंक्शनल डाटा एंटर किया, और फंक्शनल डाटा एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पर जब आप देखते हैं तो फिर ये फंक्शनल इमेजेस हैं, एक्सिस्टिंग स्टेट फंक्शनल इमेजेस। और जहाँ कर्सर आपका मूव करेगा वहाँ पर आपको पीक कोऑर्डिनेट की वैल्यूज बताएगा, और उसके ऊपर ये थोड़ा सा आपको बताएगा कि हर वॉक्सल्स के साइज कितने, और एक जो इमेज ली गई है उसके अंदर कितने स्कैन्स हैं। अब पहली जो इमेज है उसके अंदर हमारे पास 180 स्कैन्स हैं, जबकि अगर हम कोई और इमेज देखते हैं तो लेट्स से कि इमेज नंबर 50 देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 240 स्कैन्स हैं हमारे पास एक रेस्टिंग सेट के अंदर। तो इस तरह आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन स्कैन्स को। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आर ओ आईज। आर ओ आईज का मतलब होता है रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट। तो जो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को जो रीजन्स आइडेंटिफाई करके देगा वो ग्रे मैटर, वाइट मैटर, CSF, नेटवर्क, और ये एक बाय डिफॉल्ट एटलस है। अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो है ये बेसिकली जब हमारे पास स्ट्रक्चरल डाटा होता है तो उस स्ट्रक्चरल डाटा के लिए जब हमने ROI फाइंड करने होते हैं तो वहाँ पर ग्रे मैटर और वाइट मैटर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आती है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरल डाटा भी है। हम जितना भी काम करेंगे वो स्ट्रक्चरल डाटा प्लस फंक्शनल डाटा इन दोनों को मर्ज करने के बाद फिर हम आगे फर्दर जो भी एनालिसिस हमने करना है वो उन दोनों के ऊपर करेंगे। सो दैट्स वाई ग्रे मैटर को भी और वाइट मैटर को भी मैं अपने इन ROI के अंदर रखता हूँ। फिर CSF, ये भी एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं, ROI रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ रीजन्स ब्रेन के आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स आते हैं इन नेटवर्क्स के अंदर अगर हम रेस्टिंग स्टेट एफएमआरआई डाटा की बात करें तो रेस्टिंग स्टेट एफएमआरआई के अंदर 6 नेटवर्क्स होते हैं। जैसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, इस तरह 5 और नेटवर्क्स होते हैं। तो उन नेटवर्क्स के अंदर जो भी रीजन्स होंगे, एक्टिवेटेड रीजन है जिनके दरमियान कोलिशन बन रही होंगी, तो वो भी रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो शामिल करेगा। और ये एटलस जो है ये भी एक स्टैंडर्ड है। अब लेट्स से अगर आप लोग इसके अलावा कोई और आपके पास कोई जो स्टैंडर्डाइज है उनको आप रखना चाहते हैं कहीं किसी और जगह से या किसी लिटरेचर से आपको मिल जाते हैं, ROIs की लिस्ट मिल जाती है, तो उनको आप एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो वर्ड है न्यू, तो न्यू आप एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो भी फाइल होगी उसको आप एज अ इनपुट दे सकते हैं फॉर ROI डाटास। अच्छा, फिर उसके बाद ROI टूल्स आ जाते हैं। अब ये मुख्तलिफ जब ROIs अप्लाई हो जाएंगे तो उन ROIs को देखने के लिए मुख्तलिफ विजुअलाइजेशंस हैं। अब विजुअलाइजेशंस जो हैं वो अब अपने हर हिसाब से वो खुद करने पड़ते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, चूँकि मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा, चूँकि मेरा जो मुझे जो चाहिए वो इसी के अंदर है जो बाय डिफ़ॉल्ट कौन के रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब कंडीशंस आ जाती हैं। अब कंडीशंस के अंदर क्या आता है, हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं वो होता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। अब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ ना स्टडी डिज़ाइन। तो मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि हम किस डिज़ाइन के को फॉलो करते हुए अपने डाटा को आगे यूज़ करेंगे। अब रेस्टिंग स्टेट जो होता है, रेस्टिंग स्टेट जो कि रेस्ट के फॉर्म में होता है जो पेशेंट, इसलिए वहाँ पर किसी किस्म का कोई डिज़ाइन हम यूज़ नहीं करते। सिंपल जो CR डिज़ाइन जिसे आप कह सकते हैं वही उसी का यूज़ हो रहा होता है, इनके जो सबसे बेसिक डिज़ाइन चल रहा होता है। अगर इसकी जगह पर आप लेस से रेस्टिंग स्टेट एफएमआरआईज की जगह पर आप टास्क बेस्ड एफएमआरआईज ले लें तो वहाँ पर आपको उस टास्क के मुताबिक आपका जो भी डिज़ाइन बनेगा उसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ नए वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे। जब आप वेरिएबल्स ऐड करेंगे तो ये जो रेड कलर का जो आपके पास पूरी जो आ रही है पट्टी, तो ये भी ऊपर नीचे चेंज होगी। अच्छा, फिर उसके बाद कोवेरिएट फर्स्ट लेवल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम ये सारा कुछ कर लेंगे तो वो कौन कोवेरिएट्स, ऐसे कौन से वेरिएबल्स होंगे जो आगे जाकर हम स्टेप 3 के अंदर जो फर्स्ट लेवल एनालिसिस करेंगे उसके अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। अब नेम ऑफ कोवेरिएंट्स, या इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपने लेट्स से बाय डिफॉल्ट कोवेरिएंट्स होता ये है बेसिकली कि आपके पास
जब आप रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट जितने भी आप डिफाइन करते हैं, तो वो जो रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो आपको क्यों वेरिएट्स होते हैं। अब लेट्स से अब इस तरह होता है कि आप ये चाहते हैं कि उस फर्स्ट लेवल एनालिसिस के अंदर या सेकंड लेवल एनालिसिस के अंदर जो आगे स्टेप नंबर 3 है या 4 है, वहां पर जाके आप कहते हैं कि नो, रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं वो भी हों, लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज़, एक नए वेरिएबल्स फैक्टर्स ऐड करना चाहता हूँ। तो आप वापस आके सेटअप के अंदर यहाँ पर जाके नए वेरिएबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट जो होंगे जितने भी डिफाइन होंगे वो, प्लस अगर आप एज फैक्टर ऐड, एज को इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके वो एज का जो वेरिएबल है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप उनके कोई रेजिडेंशियल एरियाज को या कोई भी इनकम वगैरह को या कोई भी फिजिकल या कोई भी आप वेरिएबल जो आप ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ पर आके ऐड कर सकते हैं। अब कोवेरिएट्स फर्स्ट लेवल मतलब क्या कि जो स्टेप 3 के अंदर वेरिएबल्स ये ऐड होंगे। अब कोवेरिएट सेकंड लेवल का मतलब क्या होता है कि ये सेकंड लेवल के अंदर जाके ये वेरिएबल हम ऐड कर सकते हैं। फिर आगे जो स्टेप आता है वो होता है ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के आपको ऑप्शंस दे रहा है कि प्री प्रोसेसिंग यानी कि इसके बाद जो आपने काम करना है वो क्या कुछ कर सकते हैं आप। अब लेट्स से अगर आपने ROI टू ROI एनालिसिस करना है या सीड टू वॉक्सल करना है या वॉक्सल टू वॉक्सल करना है या इसके अलावा कोई या कोई और एनालिसिस करना है, जितने भी कौन हमें प्रोवाइड करता है उन सबको चेक किया हुआ है हमने पहले कि जी ये सारे एनालिसिस हम कर सकते हैं इस स्टेप के बाद। अब इसमें से अगर आप किसी को भी अनेबल कर देते हैं तो वो अगर आपको नेक्स्ट जाके कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो वो नहीं होगा, आपको दोबारा से वापस आना पड़ेगा ऑप्शंस के जाके, फिर इनको चेक करना पड़ेगा, फिर आप फर्स्ट लेवल एनालिसिस या सेकंड लेवल एनालिसिस के अंदर इन चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे। ये बेसिकली ROI टू ROI एनालिसिस या सीड टू वॉक्सल एनालिसिस, ये वही एनालिसिस ही हैं जो आगे जाके हमने परफॉर्म करने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ऑप्शनल आउटपुट फाइल्स। अब आउटपुट फाइल्स के अंदर ये आपके पास मुख्तलिफ फाइल्स जो हैं वो आपके रिक्वायर्ड के मुताबिक आपको देता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ मैं से चेक कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इन द नेक्स्ट केस किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अब लाइव एग्जांपल इसमें से जो बीटा मैप्स हैं ये कौन कौन से मैप्स होते हैं। अब बीटा मैप्स का मतलब ये होता है कि अगर लेट्स से आपके पास ये बीटा मैप्स बन जाते हैं तो बीटा मैप्स वो मैप्स होंगे जिसको आप यहीं से ये आउटपुट के अंदर जब आप अपने जाएंगे ना उधर आपके डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, पाथ के अंदर जाएंगे, तो ये एक नई नई फाइल्स क्रिएट करेगा। उसमें से एक फाइल होगी बीटा मैप्स की। अब बीटा मैप्स का काम ये होता है कि वो स्कैन्स, बीटा स्कैन्स, इनको आप उठा के किसी और सॉफ्टवेयर में भी लेके जाके वहां पर भी इसके ऊपर काम कर सकते हो। यानी कि ये डाटा जो है ये काम है वो भी सारा एज इट इज महफूज रहेगा। अब लेट्स से आप FSL के ऊपर या SPM के ऊपर या FNE के ऊपर आप काम करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ये जो बीटा मैप्स हैं बनेंगे उनको एज इट इज उठा के वहाँ पर जाके इसके ऊपर फर्दर कोई मजीद एनालिसिस लगा सकते हो बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसी तरह क्रिएट फाउंडेड कोरिलेटेड टाइम सीरीज, तो ये टाइम सीरीज के ग्राफ बन जाएंगे। R मैप्स होते हैं, P मैप्स होते हैं, ये तमाम मुख्तलिफ किस्म के मैप्स हैं जो आपको आगे हेल्प आउट करते हैं फॉर दी एनालिसिस। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे सबको चेकआउट क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं इनसे भी आगे मजीद एनालिसिस कर सकूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है प्री प्रोसेसिंग। जब आप प्री प्रोसेसिंग को ओपन करते हैं तो ये इस तरह का आपके पास आ जाता है। अब ये जो है पाइपलाइन लिखी हुई है ये क्या है। अब प्री प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, स्मूथिंग हो सकती है, रीअलाइनमेंट हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, तो हर डाटा के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स दिए जा सकते हैं। कुछ सिर्फ जो हैं वो जो मैप्स इस तरह के बनते हैं जो सिर्फ नॉर्मलाइज करना पड़ते हैं, कुछ की स्मूथिंग करनी पड़ती है। तो ये लिटरेचर से आपको पता चल जाएगा कि आप जिस पर काम कर रहे हो उसके हिसाब से कौन सा पाइपलाइन ऐसी होगी जो आपके लिए प्री प्रोसेसिंग करेगी। जैसे ये स्ट्रक्चरल नॉर्मलाइजेशन, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो स्ट्रक्चरल डाटा है वो सिर्फ नॉर्मलाइज होगा। लेकिन चूंकि मेरे पास दोनों किस्म के डाटाज हैं और जितने भी फंक्शंस होंगे मैंने सबको अप्लाई करना, लिहाजा जो डिफ़ॉल्ट प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन है उसके अंदर जितने भी किस्म के प्री प्रोसेसिंग हो सकती है वो तमाम उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो दैट्स वाई मैं डिफ़ॉल्ट प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन के साथ ही काम करता हूँ। ओके।
लेकिन इसके अंदर आपको मैं मज़ीद दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट जो प्री प्रोसेसिंग है उसके अंदर वो आपको करके क्या कुछ देता है। अब ये मैनुअल है कौन का, ये भी जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसके साथ ही मिल जाता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी उसके अंदर ये सारे फंक्शंस किए जाएंगे। सबसे पहले रीअलाइनमेंट की जाएगी, फिर स्लाइस टाइम करेक्शन होगी, फिर सेगमेंटेशन होगी, फिर नॉर्मलाइजेशन होगी, फिर उसके बाद आउटर डिटेक्शन होगी, फिर उसके बाद स्मूथिंग होगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्री प्रोसेसिंग लाइनअप है, पाइपलाइन है, उसके अंदर ये सारे स्टेप्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप लिटरेचर को पढ़ते हो तो आपको फिर वो बताएगा कि कौन कौन से पाइपलाइन आपके पास मौजूद है और उसको कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब चेक कर लिया तो हम यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग जब स्टार्ट करते हैं तो अब तब आपके पास ये आपके सामने आगे आ जाता है। अब इसके क्या मुराद है, ये मुख्तलिफ आपके पास फंक्शन दिए होते हैं कि ये प्री प्रोसेसिंग तो करने के बाद जो आपके पास स्कैन्स हैं वो किस ऑर्डर में होने चाहिए, 1 2 3 4 से होने चाहिए, असेंडिंग डिसऑर्डर, ये मुख्तलिफ किस्म के अब ऑर्डर्स हैं। अब मैं असेंडिंग के साथ ही जाता हूँ, फिर यहाँ पर आ जाता है यूज़ इंटरमीडिएट सेटिंग। अब यहाँ पर मुख्तलिफ आपके पास किस्म की सेटिंग्स हैं। इससे क्या मुराद है कि 99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 97, ये बेसिकली जब आपके आउटलायर डिटेक्शन की जाती है तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। अब 99 परसेंटाइल से मुराद ये है कि जब आप लेट से नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप कर्व बनाते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सेंटर वाला एरिया वो 99% हो, तो जो 1% एरिया होगा वो उसके आउटसाइड की तरफ जाता है। 0.005 एक साइड पे, राइट साइड पे 0.005 लेफ्ट साइड पे। तो इससे मुराद ये होता है कि अगर आपके पास वो जो गिवन रेंज है जो 99% के अंदर आ रही है उससे बाहर अगर 1% भी स्कैन आ जाते हैं तो उन 1% जो स्कैन है उनको एज आउटलायर डिटेक्ट करके उसे बाहर निकाल दिया जाए। अब मैं जो कि यहाँ पर 99% की रखता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि लिबरल सेटिंग, यानी कि इसके अंदर जितने परसेंटेज या परसेंटाइल्स ये ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा स्कैन्स आपके एनालिसिस के अंदर इंक्लूड होंगे। लिहाजा मैंने ये सेटिंग इस तरह रखी हुई है कि 99 से मुराद यही होगा कि मेरे पास अगर एक 100 स्कैन है तो एक 100 स्कैन में से एक अगर आउटर आता है तो उसे निकाल दो, बाकी 99 जो स्कैन होंगे उन्हें एनालिसिस के अंदर शामिल कर लो। तो मैं 99 के साथ ये चलता हूँ। और जैसे ही आप ये चेंज करेंगे 97, तो ये वाली वैल्यूज देखें, जी वैल्यूज थ्रेशोल्ड जो नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है तो ये उसके कर्व, ये उसकी वैल्यूज देता है। इस तरह 95 के साथ ये भी चेंज हो रहा है। तो मैं 99 के साथ ही जाऊंगा जिससे जी की वैल्यू 9 होगी और सब्जेक्ट मोशन ये वही है पीछे वो 2 mm ही होगी। इसको ओके करते हैं। फिर स्ट्रक्चर टारगेट रेजोल्यूशन, फंक्शनल टारगेट रेजोल्यूशन वो उसने उसी के हिसाब से किया हुआ है जो पीछे हमने 99% को क्लिक किया था। सेगमेंटेशन के लिए ये वैसे कुछ पैरामीटर्स चेंज होते हैं। अब इसकी जाके मजीद अब अपने लिटरेचर से जाके थ्योरी पढ़ सकते हैं कि आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरा काम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, लिहाजा मैं इसको कुछ चेंज नहीं करूँगा। ओके। ओके, अब ये एंटर स्मूथिंग कर्नल FWHM। अब स्मूथिंग के अंदर ये एक पैरामीटर सेट किया जाता है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है 8। अब इससे मुराद ये होता है कि जितना ये बड़ा पैरामीटर होगा, 10 करें 12 करें, उतनी ही ज़्यादा स्मूथ होगी। अगर आप जितने ही कम करेंगे तो उतनी ही 6 करेंगे या 4 लिखेंगे यहाँ पे तो उतनी ही वो कम स्मूथ होगी। लेकिन यूजली जब हम अपनी फ़ोटो एडिटिंग कर रहे होते हैं अपने मोबाइल से या किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी, तो हम क्या करते हैं उसे कम से कम स्मूथ करते हैं ताकि वो इंसान के लिए ज़्यादा विजुअलाइज हो जाए। लेकिन जब कंप्यूटर है, कंप्यूटर
जो है वो डायरेक्ट उस इमेजेस के साथ डील नहीं कर रहा होता, वो उसके अंदर जो पिक्सल्स होते हैं उनके साथ डील कर रहा होता है। पिक्सल्स के साथ करेगा या वॉक्सल्स के साथ करेगा, और उसके साथ पिक्सल्स या वॉक्सल्स के जो साथ लिंक चीज करते हैं वो कलर्स करते हैं। अब जो कलर्स होंगे, जितनी ज्यादा इमेज स्मूथ होगी उतने ही ज्यादा स्ट्रेट और फॉरवर्ड कलर्स आएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब 3D पिक्चर आती है तो उसके अंदर कर्व्स होती हैं, आपको वो डेप्थ भी दिखा रहा होता है, आपको लेंथ भी दिखा रहा होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर उस डेप्थ को मेजर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इतना ज़्यादा भी ये आपने नहीं रखना होता कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाए और उससे भी सारे कलर्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। लेकिन ये जो आर्ट है, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये एक एवरेज सी स्मूथिंग पैरामीटर है, जिससे कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा आसानी होती है उस इमेज को रीड करने के लिए। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मैं 6/8 के साथ ही जाता हूँ। ओके। अब ये जितना भी आपके पास डाटा था वो कौन को दे रहा है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं परफॉर्मिंग फंक्शनल रीअलाइनमेंट एंड अनरैपिंग, यानी कि जो रीअलाइनमेंट का जो है वो सब कुछ काम स्टार्ट हो चुका है। अब मेरे पास ये 53 स्कैन्स हैं। अब ये हर कंप्यूटर की अपनी अपनी प्रोसेसिंग की स्पीड के ऊपर ये काम करेगा। तो लास्ट टाइम जो मैंने इसके ऊपर फंक्शन किया था तो मुझे कोई 14 से 15 घंटे लगे थे 53 स्कैन्स को प्री प्रोसेस करने के लिए। तो अब पहले रीअलाइनमेंट हो गई, फिर नॉर्मलाइजेशन हो गई, स्लाइस रैंप करेक्शन होगी, फिर सेगमेंटेशन, फिर नॉर्मलाइजेशन, फिर आउटलायर डिटेक्शन होगी। अब एक स्कैन को पकड़ेगा, उसके रीअलाइनमेंट करेगा, उसके ऊपर फिर सारे फंक्शन अप्लाई करेगा, फिर दूसरे स्कैन को, फिर तीसरे स्कैन को, चलते 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 अप टू 53 स्कैन्स के ऊपर ये सारे जो फंक्शन हैं वो अप्लाई होंगे। नाउ इट विल टेक 13 to 14 or maybe 15 hours। सो उसके बाद फिर डी नॉइसिंग, फर्स्ट लेवल एनालिसिस या सेकंड लेवल एनालिसिस की तरफ हम मूव करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज।